फोकस करेंगे दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स की बात हम लोग पूरी क्लास में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। नोट कर लीजिए, एडिशन ऑफ ऑपोजिट टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे? तो देयर आर टू मेथड। जब भी हम दो वेक्टर्स को बेटा ऐड करते हैं तो हमारे पास दो मेथड है, एक होता है ट्रायंगल लॉ और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चलिए बात करते हैं फर्स्ट यानी कि ट्रायंगल लॉ, और सेकेंड हम बात करते हैं बेटा पैरेललोग्राम लॉ की बात करते हैं, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं, दिस इज अपना से पैरेललोग्राम लॉ। अब बात आती है कि किसी भी दो वेक्टर्स को हम ट्रायंगल लॉ के तहत ऐड कैसे करेंगे या पैरेललोग्राम लॉ के तहत ऐड कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिए, जैसे बेटा दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर अपना से ए है, दिस इज अपना से वेक्टर ए इज दिस। अब इस वेक्टर का ये क्या है बेटा टेल, और ये बताइए क्या होगा, हेड होगा। एक कोई दूसरा वेक्टर है दैट इज अपना से बी, ये कोई अपना से वेक्टर अपना से बी। अब इन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले चलिए हम ट्रायंगल लॉ की बात करते हैं। याद रखिए बेटा ट्रायंगल लॉ में जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो एक वेक्टर का हेड तो दूसरे वेक्टर का क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेल। मतलब एक वेक्टर का जहां पर हेड है वहां पर दूसरे वेक्टर का क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि दो वेक्टर्स हमारे किस लॉ के तहत ऐड है बेटा, ट्रायंगल लॉ के तहत ऐड है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इसी दो वेक्टर्स को हमें ट्रायंगल लॉ के तहत ऐड करना है, तो देखो एक वेक्टर तो हमने यहां पर जैसा था उस तरीके से ड्रॉ कर लिया, दैट इज अपना से वेक्टर ए इज दिस, ओके, ये वेक्टर ए हो गया। अब आप बताइए इस वेक्टर बी को हमें चेंज भी नहीं करना है। मतलब चेंज नहीं करने का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर हम पैरेलल इस तरीके से लाए और पैरेलल लाके यहां पर ला दिया, मतलब इस वेक्टर बी को पैरेलली आपने यहां पर इस तरीके से आपने शिफ्ट कर दिया, तो बताओ क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं। क्या डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं। मतलब आपका से कोई चेंज नहीं हुआ, वेक्टर बी तो चेंज नहीं हुआ। तो हमने यहां पर क्या किया, देखो इस वेक्टर बी को पकड़ के बिल्कुल डायरेक्शन अपना से चेंज नहीं की और ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया और यहां पर शिफ्ट कर दिया। तो इस पर कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। कोई वेक्टर चेंज हुआ? बिल्कुल नहीं चेंज हुआ। तो हमने देखिए यहां पर ये ड्रॉ कर लिया, दिस इज अपना से वेक्टर बी इज दिस, ये बेटा वेक्टर बी अपना से हो गया। देखो अगर इस वेक्टर को पकड़ के मैं यहां पर ड्रॉ कर लूं तो इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना तो बेटा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अब आप बताइए इस वेक्टर ए का ये क्या है बेटा, बोलो हेड, और इस वेक्टर बी का ये क्या है, टेल। मतलब जिस वेक्टर का वेक्टर ए का जहां पर हेड है वहां पर वेक्टर बी का टेल होना चाहिए। तो हम कहेंगे ये दो वेक्टर आपस में किस लॉ के तहत ऐड है बेटा, ट्रायंगल लॉ के तहत ऐड है। कौन सा लॉ? ट्रायंगल लॉ के तहत ऐड है, ठीक है ना। अब उसके बाद चलिए मैं पैरेललोग्राम लॉ की बात करते हैं। तो ट्रायंगल लॉ मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ट्रायंगल लॉ में हमने क्या बताया कि जहां पर एक वेक्टर का हेड तो दूसरे वेक्टर का वहां पर क्या होना चाहिए, टेल। तो अल्टीमेट अपना से कौन सा लॉ हो गया बेटा, ट्रायंगल लॉ। अब दूसरी बात करते हैं चलिए पैरेललोग्राम लॉ में। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जैसे एक वेक्टर ए है, दिस इज अपना से वेक्टर ए, हमने देखिए ड्रॉ कर लिया, दिस इज अपना से वेक्टर ए इज दिस। अब इस वेक्टर बी का जो वेक्टर ए है इसका बताइए क्या है बेटा, टेल, और ये क्या हो गया, हेड। मतलब यहां पर पैरेललोग्राम लॉ में दोनों वेक्टर की टेल एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर होना चाहिए। मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम। दोनों का ऑरिजिनेटिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम। मतलब अगर हमें यहां से इस वेक्टर बी को यहीं पर अटैक, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। देखो यहां से ये कोई वेक्टर आपका से बताओ बी हो गया। अब बताइए इस वेक्टर ए का ये क्या है बेटा, टेल, और इसका भी क्या है, टेल, ये हो गया। मतलब ये दो वेक्टर किस लॉ के तहत ऐड है, ये दो वेक्टर्स बेटा पैरेललोग्राम लॉ के तहत ऐड है। तो पैरेललोग्राम लॉ में हमने क्या बताया कि दोनों के टेल एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर होना चाहिए। तो हम कहेंगे ये कौन सा लॉ हो गया बेटा, पैरेललोग्राम लॉ हो गया। और एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का वहां पर क्या है, टेल होना चाहिए। तो ये कौन सा लॉ हो गया, ट्रायंगल लॉ। इतना पॉइंट आपको समझना है। पैरेललोग्राम में क्या बताया, दोनों वेक्टर के टेल जो होना चाहिए वो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कौन सा लॉ हो गया बेटा, पैरेललोग्राम लॉ हो गया। अब चलिए अब ट्रायंगल लॉ, ये पैरेललोग्राम लॉ, ये तो ठीक है। अब हम यहां पर आपको डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते रहते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैसे डिसाइड करते हैं, दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैसे लिया जाता है, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से सुनिए,
दो वेक्टर्स एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की अगर हम बात करें, किसकी बात करें बेटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ध्यान से सुना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब हम बात करते हैं, हमारा कंसेप्ट ये है दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम सिखाते हैं आपको, ध्यान से सुनना। सबसे पहले चलिए पैरेललोग्राम लॉ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, पैरेललोग्राम लॉ। तो बताओ ये पैरेललोग्राम लॉ में अब दो वेक्टर्स के बीच वो वाला एंगल होगा, जैसे एक वेक्टर ये देखिए, ये क्या हो गया बेटा हेड, और ये क्या हो गया टेल। तो वेक्टर ए को अगर हम यहां से पकड़ के रोटेट करेंगे किधर की तरफ, बी की तरफ, तो ए बी के कैसे होना चाहिए, पैरेलल। देखो वेक्टर ए है और इसको अगर बी की तरफ रोटेट कर दिया तो दोनों देखो वेक्टर ए वेक्टर बी के कैसे हो गया, पैरेलल हो गया। मतलब यही एंगल आपको से थीटा हो गया, थीटा इज द एंगल इज दिस। ये दो वेक्टर्स के बीच एंगल आपको से थीटा ही हो गया। अब यहां पर देखिए ये दो वेक्टर बताइए बेटा किस लॉ के तहत है, जल्दी से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये भी कह सकते हैं, हाँ एक बात और कि सर ये भी तो हो सकता है वेक्टर ए को पकड़ के हम ऐसे रोटेट करें तब भी ए बी के पैरेलल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो एंगल कैसा होगा, बड़ा, और ये एंगल कौन सा, छोटा। तो हमेशा कौन सा एंगल लेंगे बेटा, छोटा वाला एंगल लेंगे। हालांकि अगर ये भी एंगल ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस ये बताओ कौन सा, प्लस थीटा, और ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 360 माइनस थीटा वो भी निगेटिव में हो जाएगा, बाकी इसके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमेशा कौन सा एंगल लेंगे, छोटा वाला एंगल लेंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बाकी कोई टेंशन वो भी ले सकते हैं, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब यहां पर देखो इस वेक्टर ए और वेक्टर बी जो ट्रायंगल लॉ के तहत है, अगर यहां से देखें दिस इज वेक्टर ए, और अगर वेक्टर ए को बी की तरफ रोटेट करने पर कैसे होना चाहिए, पैरेलल। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, वेक्टर ए बताओ अगर इस तरीके से रोटेट किया तो ए बी के कैसे हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। बड़े ध्यान से देखो, इस वेक्टर ए को आप ऐसा विजुलाइज करिए, इस वेक्टर ए को आपने ऐसे पकड़ा, ठीक है ना, ये क्या है, हेड, और ये टेल है। अगर इसको यूं रोटेट करें इस, तो वेक्टर ए की डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी और वेक्टर बी की डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब दोनों एक दूसरे कैसे हो जाएंगे, एंटी पैरेलल। मतलब यहां पर ये एंगल तो हो ही नहीं सकता है, तो हम इसको क्या करें, हम इसको पैरेललोग्राम लॉ बना लेते हैं, जिससे आसानी से आपका पास हो जाता है। तो हमने क्या किया, वेक्टर ए को बताओ एक्सटेंड तो कर ही सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्या इसके मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ेगा, नहीं। क्या डायरेक्शन पर फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो हमने वेक्टर ए को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लिया, तो जैसे हमने एक्सटेंड किया तो बताओ वेक्टर ए की सिचुएशन आपका से बताई होगी, दिस इज आपका से वेक्टर ए है ना, यहां से शिफ्ट करा के आपने यहां पर रख दिया, तो कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। अब आप बताइए कि ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो यहां से इस ए को बी की तरफ रोटेट करिए तो देखो एक दूसरे के पैरेलल हो गए, मतलब यहां से ये एंगल कितना होगा बेटा, थीटा, है ना, पूरा एंगल कितना, 180। तो यहां से ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो हमें तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल निकालना है, तो कौन सा एंगल होगा, छोटा वाला या बड़ा वाला, छोटा वाला। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल होगा, जो बाहर वाला एंगल होगा, ये दो वेक्टर्स के बीच एंगल थीटा ही हो गया। पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब जरा देखिए, अब कभी आपसे कहा जाए, यहां से सुनना कि वेक्टर ए आपका से बेटा ये, दिस इज आपका से वेक्टर ए, और ये कोई अपना से, ये अपना से दो वेक्टर्स किस लॉ के तहत है बेटा, जल्दी से बोलो, ट्रायंगल लॉ के तहत है, किस लॉ के तहत, ट्रायंगल लॉ के तहत। अब इस एंगल को हम बढ़ाते गए और बढ़ाते बढ़ाते हम यहां पर ले आए, देखिए यहां पर लाए, ये वेक्टर भी हमने यहां पर ला दिया, तो अब ये एंगल बताओ ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। देखो हमने क्या बताया कि यहां से वेक्टर ए को पकड़ के आप ऐसा विजुलाइज करें और किधर किधर रोटेट करना है बेटा, बी की तरफ रोटेट करना है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होना है। अगर आप कहेंगे ये भी तो हम सब कर सकते हैं, ए को बी की तरफ यो भी तो रोटेट कर सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, लेकिन ये एंगल कैसा होगा, प्लस थीटा, और ये वाला कैसा हो जाएगा, माइनस थीटा। इसलिए हम अपनी सुविधा के लिए कौन सा एंगल लेते हैं, छोटा वाला या बड़ा वाला, छोटा वाला एंगल लेते हैं, मतलब स्मॉलर एंगल लेते हैं। यहां कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच एंगल जो हमेशा लेंगे वो थीटा लाइज बिटवीन अपना से बताओ कितना, 0 और 2 अपना से कितना, 180 डिग्री के बीच अपना से कंसीडर करेंगे। बस ये आपका एक कन्वेंशन है, ये अपनी सुविधा के लिए अपना से ले लिया जाता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए थीटा लाइज बिटवीन अपना 0 टू कितना, 180। देखिए 0 और 180 पर हमने इक्वलिटी भी अपना सोल्ड कर रही है, ठीक है ना, अभी हो गया। अब आप बताओ कि अगर हमने ए और बी के बीच थोड़ा सा एंगल हमने बढ़ाया, मतलब यहां से हमने ये कर दिया कि वेक्टर ए आपका से बेटा ये हो गया और ये वेक्टर बी आपने यहां से इस तरीके से ले लिया, ठीक है ना, ए और बी हो गया। अब आप बताइए
कि दो वेक्टर्स के बीच एंगल कौन सा होगा बेटा, ये वाला होगा, बाहर वाला होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन आप कौन सा लेंगे, छोटा वाला है बड़ा वाला, छोटा वाला। देखो जरा ध्यान से कि वेक्टर ए को आपने ऐसे पकड़ा और बी की तरफ हमने रोटेट किया, दोनों एक दूसरे कैसे हो गए बेटा, पैरेलल। तो ये एंगल आपस में थीटा हो गया, ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। दो वेक्टर्स के बीच ये एंगल आपस में थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप बताइए, अगर आपसे कभी कहा जाए कि वेक्टर ए आपस से बेटा ये है और इसी के ऊपर एक वेक्टर बी आपस से है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो अब आप बताइए क्या ए को बी की तरफ रोटेट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते बेटा। जब ए वेक्टर ए इज दिस और वेक्टर बी भी यही है, तो क्या हमारा ए बी को रोटेट कर सकते हैं, नहीं। ये तो ए बी के कैसे हो गया, पैरेलल। तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री होगी। थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री आपके पास हो जाएगा। देखो थीटा कितना, 0 डिग्री हो गया। अब आप देखो, अगर कभी आपसे कहा जाए ये कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और यहां से ये कोई आपस से वेक्टर बी है, ये अपोजिट वेक्टर हो गया। अब आप बताइए ए बी के बीच एंगल कितना होगा। तो बड़े ध्यान से देखिए कि वेक्टर ए ये है और इसको हमने रोटेट किया और रोटेट करके बी की तरफ लाए, देखो ए बी के पैरेलल हो गया। देखो इस वेक्टर को पकड़ के यहां से इसको रोटेट करें, बी के ऊपर रखते हैं, तो ए बी के कैसे हो गया, पैरेलल। तो यहां पर इतने ही तो रोटेट करते हुए आए, तो ये एंगल बताओ कितना होगा, 180 डिग्री आपके पास हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। अब हम बी को थोड़ा सा और रोटेट कर देते हैं। अब आप बताइए कि अगर हम यहां से कहें कि वेक्टर ए आपके पास ये हो गया और ये बेटा आपके पास बताओ वेक्टर बी आपके पास हो गया, वेक्टर बी हो गया। अब आप बताइए इसी को तो रोटेट किया। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, जरा ध्यान से सुनना, ये 180 आपके पास हो गया, 180 मान लो ये 30 डिग्री एंगल हमने और रोटेट कर दिया, कितना 30 डिग्री ये एंगल आपस से और आपस से ये एंगल बोलो 30 डिग्री हमने रोटेट आउट कर दिया। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ ए और बी के बीच एंगल कितना होगा, तो बड़े ध्यान से देखो ए और बी के बीच एंगल कितना। एक तो देखो अगर मैंने ए को बी की तरफ ये रोटेट किया तो 180 प्लस 30 ये टोटल एंगल आपस हो गया 180 तो ये हो गया, तो 180 प्लस 30 मतलब कितना हो गया 210, मतलब टोटल एंगल आपस से कितना हो गया 200 आपस से 10 डिग्री हो गया। अब ये एंगल बताओ कितना होगा, दिस वन। एक एंगल ये भी तो हो सकता है, ये एक एंगल ये भी हो सकता है, तो आप कौन सा एंगल लेंगे बेटा, छोटा वाला या बड़ा वाला, छोटा वाला। तो छोटा वाला यानी कि कौन सा एंगल, ये वाला, यानी कि दो वेक्टर्स के बीच एंगल कितना, इन दो वेक्टर्स के बीच एंगल कितना होगा 360 डिग्री और माइनस आपका से कितना 210 आपका हो जाएगा। 360 डिग्री माइनस का बताइए कितना 210, मतलब इतना एंगल ये हो जाएगा। तो बड़े आसानी से इस तरीके से दो वेक्टर्स के बीच आप पास एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। पॉइंट समझ में आ गया क्या है। चलिए अब आगे बताइए, अगर कभी भी आपका से बेटा ऐसा बोला जाए कि यहां पर ये कोई वेक्टर आपका से है, वेक्टर ए इज दिस और ये कोई आपका से वेक्टर आपका से बी है, दिस इज आपका से वेक्टर बी। आपसे बोला जाए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल थीटा है, तो बताइए बेटा कौन सा एंगल होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच यहां पर थीटा कौन सा एंगल होगा। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि दो वेक्टर्स बताइए किस लॉ के तहत ऐड है, तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल लॉ के तहत ऐड है। देखो वेक्टर बी का ये क्या हो गया बेटा हेड, तो यहां पर वेक्टर ए का क्या हो गया टेल, मतलब वेक्टर बी और वेक्टर ए किस लॉ के तहत ऐड है, ट्रायंगल लॉ। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का टेल एक ही पॉइंट पर होना चाहिए, तो दोनों का टेल एक ही पॉइंट पर होना चाहिए, तो हम किसको एक्सटेंड करेंगे, ए को एक्सटेंड करने से तो कोई फायदा है नहीं, हम किसको एक्सटेंड करेंगे, बी को। आप यहां से बी के एक्सटेंड कर लिया, तो जैसे हमने बी को आपस से एक्सटेंड कर लिया, तो अब आप बताइए दोनों के टेल एक ही पॉइंट पर हो गए। अब आप बोलो कि ए बी के बीच एंगल कितना, कौन सा एंगल होगा बेटा, बोलो ये अपना ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, बाहर वाला एंगल होगा, ये हो जाएगा एंगल। पॉइंट क्लियर हो गया, ये एंगल हो जाएगा। अगर हम कहें कि ये एंगल अगर थीटा है, तो बताइए आपसे पूछा जाए बताइए दो वेक्टर्स के बीच एंगल कितना होगा, तो दो वेक्टर्स के बीच एंगल आपका से टोटल 180, मतलब यहां से कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा, दिस इज द ये वाला एंगल, थीटा नहीं कौन सा होगा बेटा 180 माइनस थीटा होगा। पॉइंट समझ में आ गया ना, मतलब जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में दो वेक्टर्स के बीच एंगल का यूज करेंगे, तो वहां पर कितना थीटा यूज करेंगे, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यूज करेंगे, बस हो गया। इस तरीके से हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए मैं एक और बता देता हूं, ध्यान से सुनना। लेट अस सपोज हमने कहा कि ये हमारे पास कोई आपका से बेटा वेक्टर ए इज दिस, ठीक है ना, और ये कोई ये आपका से वेक्टर बी आपका से है, वेक्टर बी है, और ये आपका से कोई एक वेक्टर है दैट इज आपका से वेक्टर सी इज दिस, ओके। आपसे पूछा जाए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल थीटा है, कौन सा बेटा
वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल थीटा। तो बेटा बताइए दो वेक्टर सबसे पहले देखो कौन सा किस लॉ के तहत है, जल्दी से बोलिए। वेक्टर ए का ये क्या हो गया हेड और वेक्टर बी का ये क्या हो गया टेल। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी किस लॉ के तहत है बेटा, ट्रायंगल लॉ। और ट्रायंगल लॉ में क्या करेंगे, दोनों के टेल कहां पर एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। तो बताओ यहां पर ए और बी को किसको एक्सटेंड करेंगे बेटा, ए को एक्सटेंड हमने कर लिया। और जैसे ए को एक्सटेंड कर लिया तो बताओ यहां से ए को बी की तरफ रोटेट करना है तो ये एंगल आपस हो जाएगा। ये एंगल बताओ कितना होगा थीटा। ये बाहर वाला एंगल होगा, ये अंदर वाला कितना एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो हमें तो दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैलकुलेट करना है, तो आंसर बोलो कितना होगा थीटा। ये बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा। अब चलिए आपसे पूछा जाए कि वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच एंगल अल्फा है, कितना बेटा अल्फा। तो अल्फा बताओ कौन सा होगा। सबसे पहले देखो वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच एंगल ये किस लॉ के तहत ऐड है, वेक्टर बी वेक्टर सी, जल्दी से बोलिए रिस्पॉन्स करिए बेटा। वेक्टर बी और वेक्टर सी किस लॉ के तहत ऐड है, तो हम कह रहे हैं कि वेक्टर बी और वेक्टर सी यहां पर ट्रायंगल लॉ के तहत ऐड है। कैसे देखो, वेक्टर बी का ये क्या हो गया हेड और वेक्टर सी का क्या हो गया टेल हो गया। अब इस पॉइंट पर दोनों टेल होना चाहिए, तो इसका वेक्टर सी का तो टेल है ही, वेक्टर बी को हमने क्या किया बेटा एक्सटेंड कर दिया। और जैसे बेटा वेक्टर अपना से बताओ बी को हमने एक्सटेंड किया, ये वेक्टर बी इधर हो गया। तो अब बी को सी की तरफ देखो रोटेट करो, ये देखो रोटेट कर लिया। तो ये एंगल अपना से बताइए कौन सा होगा, ये एंगल अपना से कितना होगा अल्फा। अंदर वाला एंगल बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। कितना बेटा 180 माइनस अल्फा, क्योंकि टोटल 180 है और अल्फा माइनस करेंगे तो 180 माइनस अल्फा हो गया। अब चलिए आपसे पूछा जाए कि वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच एंगल बीटा है, कितना बेटा बीटा है। तो बताओ बीटा एंगल कौन सा होगा, वेक्टर सी और वेक्टर ए किस लॉ के तहत है, ट्रायंगल लॉ के तहत है। तो देखो इस वेक्टर सी का ये क्या हो गया हेड और वेक्टर ए का ये क्या हो गया टेल। तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल लॉ से पैरेललोग्राम लॉ बनाए, मतलब दोनों का टेल एक ही पॉइंट पर आप हासिल कर लीजिए। तो जैसे हमने वेक्टर सी को देखो हमें क्या करना पड़ेगा एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब सी को एक ही तरफ रोटेट कराएं तो दोनों एक दूसरे कैसे हो गए पैरेलल। मतलब यहां से ये एंगल आपस से बताओ कितना हो जाएगा बीटा और अंदर वाला एंगल ये कितना हो जाएगा 180 माइनस बीटा। ये कितना होगा 180 माइनस बीटा, ये कितना होगा 180 माइनस अल्फा। इस तरीके से हम दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें एक चीज और बताइए, चलो यहाँ पर जैसे आपसे कहा जाए, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स में। जैसे मान लीजिए ये कोई अपना से पोजीशन वेक्टर है। अभी पोजीशन वेक्टर क्या होता है आप अभी नहीं जानते, आप यहां पर डायरेक्ट मान लो दिस इज द पोजीशन वेक्टर कोई आर है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने कोई फोर्स लगाया एफ। तो अब आपसे पूछा जाए कि आर और एफ के बीच में एंगल थीटा है, तो कौन सा होगा बेटा बोलो, आर और एफ के बीच में एंगल थीटा कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखिए कि आर और एफ किस लॉ के तहत ऐड है, तो जाहिर सी बात है कौन सा लॉ बेटा ट्रायंगल लॉ के तहत ऐड है। देखो वेक्टर आर का ये क्या हो गया हेड और फोर्स का बताओ ये क्या हो गया टेल, मतलब ये दो ट्रायंगल लॉ के तहत ऐड हो गए। अब इनके बीच एंगल थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के टेल एक ही पॉइंट पर होना चाहिए, मतलब पैरेललोग्राम लॉ बना लीजिए। तो हम यहां से फोर्स का तो टेल यहीं पर है, आर जो पोजीशन वेक्टर है इसको हमने क्या किया बेटा एक्सटेंड कर लिया। तो बताओ ये पोजीशन वेक्टर आर है। अब आर और एफ के बीच में इतना ही एंगल है, तो ये एंगल आपको से बताओ कितना होगा, जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये कितना होगा थीटा, और ये बताओ कितना होगा 180 माइनस थीटा। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में दो वेक्टर्स के बीच एंगल का यूज करना है, तो कौन सा एंगल यूज करेंगे बेटा थीटा। मतलब ये कौन सा बाहर वाला एंगल, मतलब छोटा वाला है बड़ा वाला छोटा वाला। जनरली अपनी सुविधा के लिए एंगल आपको से थीटा लाइज बिटवीन 0 to 180, मतलब 0 भी हो सकता है 180 भी हो सकता है, उनके बीच में कुछ भी हो सकता है। ये अपनी सुविधा के लिए, समझ में आ गया ना। तो ये इतना इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। चलिए एक बात और बताइए, चलो ध्यान से देखते हैं। अगर कभी कहा जाए कि ये कोई अपना से वेक्टर अपना से ए, ध्यान से ना, ये कोई अपना से वेक्टर ए है, ठीक है, दिस इज अपना से वेक्टर ए, ओके। और यहां पर ये कोई वेक्टर अपना से बताओ कितना बी, दिस इज अपना से वेक्टर बी। अब आपसे पूछा ए और बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दो वेक्टर्स के बीच एंगल कितना होगा। तो बताइए यहां पर दोनों के हेड देखिए एक ही पॉइंट पर है, क्या दो वेक्टर के हेड एक ही पॉइंट हो सकते हैं, नहीं। दो वेक्टर के टेल एक ही पॉइंट पर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोनों के टेल एक ही पॉइंट पर बनाना है। तो हमने क्या किया, देखो बी को हमने एक्सटेंड कर दिया, वेक्टर भी इधर हो गया,
वेक्टर ए को देखो इधर एक्सटेंड कर दिया, ये हो गया, मतलब हमारा डायग्राम ये बन गया। अब आसानी से ये कौन सा बेटा वेक्टर बी, ये कौन सा हो गया वेक्टर ए। क्या वेक्टर ए पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। क्यों? क्या मैग्नीट्यूड चेंज किया? नहीं। क्या डायरेक्शन चेंज किया? बिल्कुल नहीं। तो वेक्टर ए को पैरेलली हम पैरेलल में शिफ्ट कहीं भी शिफ्ट करा सकते हैं, तो उसके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पर देखिए वेक्टर बी को पैरेलल आपने यहां पर शिफ्ट किया, तो बताइए ए बी, अब ये दोनों के टेल की पॉइंट पर हो गए। कौन सा लॉ हो गया बेटा? पैरेललोग्राम लॉ। तो ये एंगल आपस से बताओ कितना हो गया? 90 डिग्री आपस हो गया। कितना हो गया? 90 डिग्री। देखो ए को बी की तरफ रोटेट करेंगे तो दोनों एक दूसरे के बताओ कैसे हो गए? पैरेलल। मतलब यहां से दिस इज एंगल आपका थीटा। तो बड़े आसानी से हम देखें, बोर्ड पर जरा कंसंट्रेट करिए, बड़े आसानी से दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा। ट्रायंगल लॉ में हमने क्या बताया? एक वेक्टर का हेड तो वहां पर दूसरे का क्या टेल होना चाहिए, तो कौन सा लॉ हो गया? ट्रायंगल लॉ। और पैरेललोग्राम में दोनों के टेल एक ही पॉइंट पर होना चाहिए, दोनों के टेल एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। और दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैलकुलेट करने के लिए मैंने बेटा अभी क्या कहा कि एक वेक्टर को ऐसा विजुलाइज करिए कि एक वेक्टर ए को पकड़ के, जैसे मान लो ये दो वेक्टर्स हैं, देखिए ये दो वेक्टर्स हैं, देखो इधर दिस इज वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। अब आप बताइए ये किस लॉ के तहत? ये दोनों के टेल एक ही पॉइंट पर है, तो बताइए दो वेक्टर किस लॉ के तहत है? जल्दी से बोलो बेटा। ये पैरेललोग्राम, दोनों के टेल की। तो आपको कुछ नहीं करना है, वेक्टर ए को पकड़ के बी की तरफ रोटेट करना है, दोनों एक दूसरे कैसे होंगे? पैरेलल। तो जितना रोटेशन किया है वही क्या होगा? इन दो वेक्टर्स के बीच क्या होगा बेटा? एंगल हो जाएगा। इन दो वेक्टर्स के बीच क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा। तो बड़े आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये बात हमने जो बताई वो अपनी सुविधा के लिए है ना, ऐसा। तो जैसे देखो ये इसलिए हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। जैसे ये एंगल आपको से बताओ, अगर मैं ये थीटा बोलूं और ये थीटा बोलूं तो यहां पर दोनों एंगल तो सेम है, लेकिन ये थीटा कैसा है? पॉजिटिव, और ये कैसा? नेगेटिव। इसकी सेहत पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये प्लस थीटा और ये क्या है? माइनस थीटा है बेटा, क्योंकि ये कौन सा रोटेशन है? जल्दी से बोलो, ये रोटेशन कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये कैसा है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉक रोटेशन तो हमेशा कैसा देगा? नेगेटिव। और ये कैसा होगा? पॉजिटिव। तो ये थीटा पॉजिटिव होगा और नीचे वाला थीटा कैसा होगा? नेगेटिव। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आप इतना याद रखिए कि एक वेक्टर को पकड़ के ऐसा विजुलाइज करना है कि एक वेक्टर को पकड़ के दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट करने पर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे कैसे होना चाहिए? पैरेलल। तो जितना एंगल हमने रोटेट किया है वो इन दो वेक्टर्स के बीच क्या हो जाएगा बेटा? एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप यहां से बोलो, क्लियर, समझ में आ गया? ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय ट्रायंगल लॉ। ठीक है ना, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय ट्रायंगल लॉ। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हम दो वेक्टर्स को ट्रायंगल लॉ के तहत कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। लेट अस सपोज हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं। देखो ये कोई एक वेक्टर आपका से है, दिस इज आपका से वेक्टर ए इज दिस वेक्टर ए। ठीक है, एक कोई दूसरा वेक्टर हमें क्या करना है, कैसे ऐड करना है? ट्रायंगल लॉ में क्या बताया कि एक वेक्टर का हेड तो दूसरे का क्या होना चाहिए? टेल होना चाहिए। तो हमने देखो यहां से कोई दूसरा वेक्टर हमने यहां से ले लिया, दिस इज आपका से, बताइए कौन सा बेटा? वेक्टर बी इज दिस। अब इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, मतलब इनका हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो दिस इज नॉट आपका से, ये कोई एल्जेब्रिक एडिशन नहीं है, एल्जेब्रिक एडिशन नहीं, ये वेक्टर का एडिशन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका बात क्या होती है? डायरेक्शन की। किसकी बात होती है? डायरेक्शन की। कोई स्केलर सम नहीं करना है, हमें वेक्टर एडिशन की बात करना है, वेक्टर सम की बात करना है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जरा यहां पर ध्यान से सुनना, मैथमेटिकली थोड़ा सा देखेंगे कि इस वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, देखो वेक्टर बी का ये क्या हो गया? जल्दी से बोलो, टेल हो गया। अब इन दोनों के बीच एंगल बताइए कौन सा बेटा? थीटा। तो थीटा एंगल कौन सा होगा? किसको एक्सटेंड करना पड़ेगा? ए को या बी को? ए को एक्सटेंड करना पड़ेगा। और ए को जैसे हमने बेटा यहां पर देखो एक्सटेंड किया, तो बताओ यहां पर ए को बी की तरफ रोटेट करने पर यही तो एंगल आपका से थीटा ही हो गया। दिस इज आपका से थीटा।
ठीक है ना। अब इन दोनों का हमें रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए ऐड करने पर। क्या चाहिए बेटा? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वेक्टर बताओ क्या होगा? अगर मैं यहीं से बात कर लूं, यहां पर रिजल्टेंट अपना से वेक्टर की बात अपना से होगी रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर अपना से बेटा क्या होगा? आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस कितना? वेक्टर बी। ये हो गया, ये ऐड कर लिया। अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट निकालने के लिए हमेशा याद रखो इनिशियल को पकड़ो और फाइनल को पकड़ो। तो इनिशियल पॉइंट तो ये, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये, और इसका फाइनल देखो यार, तो यही इसका क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। आगे चल के बताएंगे कि दिस इज आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई पार्टिकल ऐसे चला और ऐसे चला यहां तक गया, अब इसका हम निकाला डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? इनिशियल को पकड़ो, फाइनल, और इनिशियल से फाइनल को डायरेक्ट मीट कर दीजिए। तो जो अपना से जो डायरेक्टली लाइन जो सेगमेंट होगा वही तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और वही क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो अल्टीमेट रिजल्टेंट देखो कैसे, इनिशियल अपना से बेटा ये और फाइनल ये। तो इनिशियल से फाइनल को आपने इस तरीके से मीट कर दिया, तो यही तो इसका बताओ क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस कितना? वेक्टर बी। देखो यहां से ये ले लिया, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। मतलब ये आप ऐसे समझो कि अगर कभी ऐसा बोला जाए कि ये मान लीजिए कोई कैनवास की बॉडी हुई और यहां से एक फोर्स हमने ऐसे लगाया और एक फोर्स हमने मान लो इस तरीके से हमने लगाया, ऐसे लगा दिया, तो बताओ इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दो फोर्स हमने ना लगा करके अगर इन दोनों की जगह एक रिजल्टेंट फोर्स लगा दें तो वही इंपैक्ट होगा जो इन दो फोर्स के अप्लाई होने की वजह से जो बॉडी पर इंपैक्ट हुआ, वही इन दोनों का जो रिजल्टेंट अगर हम लगा दें, एक सिंगल फोर्स लगा दें, तो वही बॉडी पर वही इंपैक्ट होगा जो इन दो फोर्स की वजह से आपका जो इंपैक्ट हुआ। मतलब वो आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर हमें बेटा निकालना है। अब ध्यान से सुनना, इस रिजल्टेंट वेक्टर में बताइए क्या क्या है बेटा? जल्दी से बोलो। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसमें दो चीजें, ये दो चीजों से मिलकर के बना है, ऐसा समझिए। क्या क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मतलब ये तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर हमें चाहिए। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर में क्या क्या है? एक तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का बताओ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा बेटा। क्या होगा? एक तो मैग्नीट्यूड होगा और एक बताओ क्या होगी? डायरेक्शन होगी। एक क्या होगी? डायरेक्शन की तो होगी कि भाई रिजल्टेंट वेक्टर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल और किस डायरेक्शन में किधर की तरफ है, उसका डायरेक्शन भी तो होगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए मैं इसका निकालने की कोशिश करता हूं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इसको शॉर्ट में आरबी लिख देते हैं। आरबी मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ध्यान से सुनिए। अब आप बताइए इस वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू आई कैप। देखो ए इंटू आई कैप, ये तो प्रॉपर डायरेक्शन में है। क्या ये वाला वेक्टर प्रॉपर डायरेक्शन में है? देखो पिछली क्लास में हमने कंपोनेंट रिजॉल्व करना सिखाया था ना, बस वहीं पर देखना है। इस बी के बताओ कितने कंपोनेंट होंगे? दो। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है। बताइए तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे? दो। थीटा का पड़ोसी कौन? कॉस। परपेंडिकुलर कौन? साइन। बताया था, लाइट इज डाल के कंसेप्ट बताया था। तो इसके वेक्टर बी के यहां पर बेटा दो कंपोनेंट आपस इस तरीके से होंगे। बड़े ध्यान से देखना, इस वेक्टर बी का यहां से लेकर के यहां तक ये कौन सा कंपोनेंट होगा? बी कॉस थीटा। कितना बेटा? बी कॉस थीटा। मतलब यहां से लेकर के यहां तक। और ये वाला कंपोनेंट बताओ कितना होगा? बी साइन थीटा। ये बी साइन थीटा हो गया। अब इस वेक्टर बी से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं बेटा? क्योंकि हमने इसके कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिए। देखो ये थीटा का पड़ोसी कौन सा? बी कॉस थीटा। और इससे परपेंडिकुलर कौन सा होगा? यहां से लेकर के यहां तक ये परपेंडिकुलर कितना? बी साइन थीटा हो गया। कितना हो गया? बी साइन थीटा हो गया। अब ये ट्रायंगल मान लो के और ये पॉइंट आपके पास एल ले लो, ये पॉइंट आपके पास एल ले लो। हमें तो केवल के से एल तक का सेगमेंट निकालना है, केवल मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड मतलब आर निकालना है। मतलब क्या निकालना है बेटा? आर निकालना है, सिर्फ आर। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मतलब इसको हम आर भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। बात एक ही। देखो रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी मतलब इसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसको आर लिख सकते हैं। तो यहां से यहां तक सेगमेंट आर, केवल लाइन सेगमेंट ही चाहिए कि के से एल तक ही लाइन सेगमेंट कितना है?
तो बताइए यहां पर पूरा ट्रायंगल, अगर मैं यहां से देखूं इन ट्रायंगल KLM, इन ट्रायंगल KLM, बताइए ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज निकालना है हमें। टोटल बेस कितना हुआ, यहां से मैग्नीट्यूड, अब डायरेक्शन की बात नहीं करनी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ। ए ये कितना बेटा, b cos थीटा, तो टोटल बेस कितना हुआ a प्लस b cos थीटा, और परपेंडिकुलर कितना b sin थीटा। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ट्रायंगल KLM में, बताओ कितना बेटा, r स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना हुआ a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। देखो टोटल मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक a प्लस b cos थीटा, और परपेंडिकुलर कितना बेटा b sin थीटा, तो प्लस यहां से कितना हुआ b sin थीटा का होल स्क्वायर। ये आ गया, बस सॉल्व कर लो, मैग्नीट्यूड आ गया, क्या दिक्कत है इसमें। तो r की वैल्यू यहां से बेटा कितनी, r स्क्वायर इक्वल टू लगा दो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहां से कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस कितना बेटा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और प्लस यहां से कितना हो गया ट्वाइस ab cos थीटा, और प्लस यहां से कितना b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा के इक्विवेलेंट हो गया। अब देखो इसमें और इसमें, इन दोनों के एक ग्रुप में ले लो, b स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बेटा यहां से बोलो कितना r स्क्वायर इक्वल टू कितना a स्क्वायर, और प्लस अपना से b स्क्वायर, इसमें और इसमें कॉमन ले लिया, तो अंदर बताओ क्या होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस कितना cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया, और प्लस यहां से कितना 2ab cos थीटा हो गया, 2ab cos थीटा, ये तो वैल्यू 1 हो गई, मतलब r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बेटा यहीं से बताओ r की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट अपना से बताओ कितना a स्क्वायर, यहां पर r की वैल्यू यहां से बेटा कितनी हो जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस अपना से b स्क्वायर प्लस अपना से ट्वाइस ab अपना से cos थीटा के इक्विवेलेंट हो जाएगी। ये रिजल्टेंट वेक्टर का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, क्या आ गया बेटा मैग्नीट्यूड। तो इस याद रखिए कि ये थीटा क्या है बेटा, इन दो वेक्टर्स के बीच एंगल है। देखो ये अंदर वाला एंगल नहीं होगा, ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, लेकिन एक्सटीरियर एंगल जो छोटा एंगल होगा वो लेंगे, तो r इक्वल टू यहां से कितना अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। अब ये तो क्या हो गया मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसमें एक बात और बची, क्या बेटा डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए मैं यहां पर एक बात और आपको डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। डायरेक्शन से पहले मैं यहां पर एक बात और कर रहा हूं कि r की जो वैल्यू है वो बताइए किस पर डिपेंड करेगी, cos थीटा पर डिपेंड करेगी। a क्या है मैग्नीट्यूड, क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ये मैग्नीट्यूड है प्लस 2ab मैग्नीट्यूड है। तो अब r की मैक्सिमा और मिनिमा कौन डिसाइड करेगा, cos फंक्शन। ये देखिए हमने मैथमेटिकल टूल्स में सारी बातें आपको डिस्कस की है कि r की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देने वाला कौन है बेटा, cos थीटा। थीटा की वैल्यू यहां पर जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे r की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो बताओ हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, cos थीटा। तो मैंने आपको बताया कि जितने भी साइन और कोसाइन फंक्शन होते हैं फिजिक्स में, मैथमेटिकली कैसे होते हैं बेटा, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, इनकी वैल्यू बताओ किन दो पॉइंट्स बीच लाई करती है। cos थीटा की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच लाई करती है। ये हमने मैथमेटिक्स में आपको बहुत डिटेल में बेटा डिस्कस किया है, मेरे ख्याल से उसमें थर्ड वीडियो में देखना, थर्ड लेक्चर में मैथमेटिकल टूल्स का थर्ड लेक्चर, वो बहुत डिटेल में आपको बताया गया है। जरा देखो यहां से कि जैसे हमने यहां पर बताया कि cos थीटा की वैल्यू बताइए मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम कितना बेटा +1, और मिनिमम यहां से कितना -1, ठीक है ना। कभी भी cos थीटा की वैल्यू 1 से बेटा ऊपर नहीं जा सकती और -1 से नीचे नहीं आ सकती। और यहां पर बेटा cos थीटा की वैल्यू बताओ कितना, ऑरिजिन यानी cos थीटा कितना 0, ये हो गया। अब मुझे ये बताइए कि जैसे cos थीटा +1 हो गया तो थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी होगी बेटा 0 डिग्री, कितनी 0 डिग्री, मतलब ये कैसा पैरेलल हो गए, ए बी के कैसे हो जाएगा पैरेलल, cos 0 कितना +1, cos थीटा 0 मतलब थीटा की वैल्यू यहां से बेटा कितनी होगी 90 डिग्री हो गई, और cos थीटा -1 तो थीटा की वैल्यू यहां से बेटा कितनी हो गई 180 डिग्री हो गई। अब बताओ थीटा की वैल्यू यहां पर कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से 180, यही तो दो वेक्टर्स के बीच क्या है एंगल। इसलिए मैंने कहा कि अपनी सुविधा के लिए थीटा लाइज बिटवीन 0 to 180 डिग्री लेते हैं, समझ रहे हैं। तो यहां पर यही कंसेप्ट है, यही लॉजिक है, तो अपनी सुविधा के लिए लेते हैं थीटा लाइज बिटवीन 0 to 180 डिग्री। अब ध्यान सुनना, जैसे हमने cos थीटा +1 रखा, देखो यहां पर रखो तो कितना आ जाएगा बेटा a स्क्वायर पर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो r की वैल्यू यहां से बेटा कितनी आ गई, देखो यहां से r की वैल्यू कितनी हो गई
ए स्क्वायर प्लस आपका से बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और अंडर रूट लगाया तो कितना हो जाएगा a प्लस बी, मतलब r की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो a प्लस बी होगी, ये सबसे ऊपर यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होगी a प्लस बी। यहां पर देखते हैं थीटा 90 मतलब cos 90 0, मतलब ये पूरा 0, जैसे ही आपने cos थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दी तो 0 इंटू समथिंग कितना 0, तो बताओ r की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बेटा, बड़े ध्यान से देखो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस अपना से कितना b स्क्वायर आ गई, ठीक है। यहां पर रखिए, अब cos थीटा माइनस पर रखिए, मतलब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, थीटा कितना बेटा 180 डिग्री, तो जैसे cos थीटा माइनस में रखा तो माइनस में भी आ गया, तो r की वैल्यू यहां से बेटा कितनी हो जाएगी, जल्दी से बोलो, अंडर रूट अपना से कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, क्यों माइनस 2ab, क्या माइनस a की वजह से नहीं, क्या माइनस b की वजह से नहीं, cos थीटा माइनस 1 है तो माइनस 2ab हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट a माइनस b का होल स्क्वायर और रूट हटा दिया तो कितना होगा बेटा बोलो a माइनस b, ये r की कौन सी वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू, देखो यहां पर ये r की कौन सी वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू आपके पास होगी। तो अब आप यहां से पूछा जाए कि बताइए r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी a प्लस b, r की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी a माइनस b। cos थीटा के पॉजिटिव फंक्शन में जरा यहां से देखिए, cos थीटा के पॉजिटिव फंक्शन मतलब कहां से कहां तक, थीटा लाइज बिटवीन आपका से बताओ कितना 0 से 90 डिग्री, देखो ध्यान से 0 से 90 डिग्री के बीच cos थीटा की वैल्यू कैसी आ रही है 0 से +1 आ रही है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो cos थीटा पॉजिटिव कहां से कहां तक होगा बेटा, जरा ध्यान से सुनो, cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, यहां से यहां तक cos थीटा कैसा होगा पॉजिटिव, तो cos थीटा के पॉजिटिव फंक्शन में मैक्सिमम कितना होगा a प्लस b, मिनिमम कितना होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। अब बताओ cos थीटा की नेगेटिव वैल्यू मतलब 0 से -1 के बीच, ये cos थीटा की वैल्यू कैसी देगा बेटा नेगेटिव वैल्यू देगा, तो cos थीटा की नेगेटिव वैल्यू में नेगेटिव फंक्शन में बताओ मैक्सिमम कितना होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मिनिमम कितना होगा a माइनस b, मिनिमम कितना बेटा a माइनस b होगा। मतलब मैं यहां पर आपसे बोल रहा हूं एक जनरलाइज दिमाग में याद रखिए, ये होल फिजिक्स में आपका वेक्टर यूज होने वाले हैं, r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बेटा a प्लस b, मिनिमम कितना a माइनस b, cos थीटा के पॉजिटिव फंक्शन में मैक्सिमम कितना a प्लस b, मिनिमम कितना अंडर रूट a स्क्वायर पे b स्क्वायर, cos थीटा के नेगेटिव फंक्शन में मैक्सिमम कितना अंडर रूट a स्क्वायर पे b स्क्वायर, मिनिमम कितना a माइनस b। मतलब पॉजिटिव फंक्शन का जो मिनिमम होगा वो नेगेटिव का मैक्सिमम होगा, ये वाली वैल्यू, ठीक है। मतलब अगर कभी भी थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच है, मतलब थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90, मतलब ये कैसा एंगल हो गया एक्यूट एंगल हो गया, कैसा बेटा एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल के लिए cos थीटा कैसा होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव में बताओ मैक्सिमम कितना होगा a प्लस b, मिनिमम कितना होगा अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर होगा। अब देखो ये देखो थीटा लाइज बिटवीन 90 to 180, मतलब ये कौन सा एंगल हो गया ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए cos थीटा कैसा होगा नेगेटिव, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए बताइए cos थीटा कैसा नेगेटिव, और एक्यूट एंगल के लिए cos थीटा पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए cos थीटा नेगेटिव, और cos थीटा के नेगेटिव फंक्शन में मैक्सिमम कितना होगा अंडर रूट a स्क्वायर पर b स्क्वायर, मिनिमम कितना होगा a माइनस b होगा। हो गया पॉइंट समझ में आ गया। अब आप जरा बताइए, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड की बात होगी, किसकी बात होगी बेटा मैग्नीट्यूड। अब इसमें एक बात और बची हुई है, क्या बेटा डायरेक्शन, मतलब यहीं से चलिए मैं यहीं से लिख लेता हूं डायरेक्शन ऑफ, अगर मैं यहीं से बात करें डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, मतलब ये वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है अल्फा, ये अल्फा, हमें ये एंगल निकालना है, बड़े ध्यान से देखो वेक्टर a और वेक्टर r ये दोनों देखो पैरेललोग्राम लॉ है, दोनों का टेन देखिए एक ही पॉइंट पर है, तो यही तो अल्फा होगा, मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर r जो है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल कितना बना रहा है, तो अल्फा कैलकुलेट करना है, और डायरेक्शन तो हमें समझ में आई गई इनिशियल टू कितना फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है ना, अल्फा हमें निकालना है। तो अल्फा निकालने के इस पूरे ट्रायंगल KLM में बात करें तो यहां पर ध्यान से सुनना, इन आप से बताओ कौन सा ट्रायंगल KLM, अगर मैं यहां से KLM में बात करें तो बताओ एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये टोटल क्या हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर और टोटल बेस में किसका रिलेशन है 10 अल्फा, तो यहां से बेटा कितना हो जाएगा 10 अल्फा की वैल्यू आप से कितनी हो गई, परपेंडिकुलर देखो कितना हो गया b sin थीटा अपॉन टोटल बेस यहां से कितना हुआ a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा, यहां से 10 अल्फा आ गया, या अल्फा की वैल्यू यहीं से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू यहां से बेटा कितनी हो जाएगी 10 इनवर्स ऑफ कितना
बी साइन थीटा अपॉन टोटल बेस अपना से देख लो कितना a प्लस बी कॉस थीटा, तो टोटल बेस अपना से कितना हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा, ये अल्फा की वैल्यू होगी। tan इनवर्स ऑफ b साइन थीटा अपॉन टोटल बेस a प्लस बी कॉस थीटा के इक्विवेलेंट हो गया। मेरे ख्याल से ये दोनों बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप जरा ध्यान से सुनना, ये जो तीनों केस हैं, मैं तीनों केस यहां पर जरा डिस्कस करना चाहता हूं, डायग्राम बनाना चाहता हूं। तो फर्स्ट हम यहां पर केसेस की जो बात कर रहे हैं, फर्स्ट केस अगर मैं यहां से ले, फर्स्ट केस हम यहां पर ले कि व्हेन a जो है, व्हेन a इज वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू b, a b के कैसे बेटा परपेंडिकुलर है, तो बताओ थीटा कितना होगा 90 डिग्री आपके पास हो गया, मतलब ये वाला केस हो गया। देखो थीटा कितना 90 डिग्री, r की वैल्यू आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं बेटा ये कहूं, दिख रहा है, अगर मैं यहां से ये कहूं कि दिस इज अपना से कोई एक वेक्टर अपना से a है, दिस इज अपना से वेक्टर a और ये बेटा यहां से दिस इज अपना से वेक्टर b, अब बताओ a b के कैसे है, जाहिर सी बात परपेंडिकुलर है। अगर a b के परपेंडिकुलर है, बताइए कौन सा लॉ है बेटा, ट्रायंगल लॉ। देखो कैसे, इस वेक्टर a का क्या है हेड और इसका यहां पर क्या है टेल, तो बताओ a और b के बीच एंगल कितना 90, कौन सा एंगल होगा, तो a को हम यहां पर क्या करेंगे बेटा एक्सटेंड करेंगे, तो ये बाहर वाला एंगल 90 डिग्री होगा, तो अंदर वाला भी 90 डिग्री, लेकिन कंसेप्ट के मुताबिक हमारा कौन सा एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल या इंटीरियर, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाला एंगल होगा। अब आप देखो, अब इनको हमें रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर बताओ कैसे चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर r इक्वल टू, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल को पकड़ो और फाइनल को पकड़ो, तो इनिशियल कौन सा ये है और फाइनल ये, इनिशियल से फाइनल को डायरेक्ट आपने मीट कर दिया, यही तो बेटा रिजल्टेंट वेक्टर r हो गया। देखो रिजल्टेंट वेक्टर r, ये कितना वेक्टर a और प्लस अपना से कितना वेक्टर b, ठीक है ना, ये हो गया। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर r होता है वो अपोजिट होता है, जैसे a और b कौन सा वाइज है, देखो ध्यान से सुनो, a और b कौन सा वाइज है बेटा, जल्दी से बोलो, एंटी क्लॉकवाइज, तो r क्लॉकवाइज होगा, बता अपोजिट होगा, कैसा होगा अपोजिट। तो अगर मैं यहां से रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें, तो बताओ यहां से कितना वेक्टर a प्लस अपना से वेक्टर b हो गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए रिजल्टेंट वेक्टर, तो आंसर बताओ कितना होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, नॉट a प्लस b। रिजल्टेंट वेक्टर कितना, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर में हमें बताओ क्या क्या निकालना है, जल्दी से बोलो। फर्स्ट बताओ क्या बेटा, मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या बेटा डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इस रिजल्टेंट वेक्टर का देखिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर मैं यहां से कहें मैग्नीट्यूड, ध्यान से सुनना, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसको देखिए बताने के दो तीन तरीके हैं, मैं आपको डिस्कस करता हूं, जरा ध्यान से सुनना। पहला तरीका ये है कि इस रिजल्टेंट वेक्टर r को बेटा ऐसे लिख सकते हैं, देखो वेक्टर a को क्या लिख सकते हो, a इंटू आई कैप, ये तो प्रॉपर डायरेक्शन में, तो क्या इसके कोई कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे, नहीं। क्या इसके कोई कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे, नहीं। कंपोनेंट तो रिजॉल्व कब होते हैं, जब कोई वेक्टर प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होता है, ना तो आई कैप में ना तो जे कैप में। उसके कितने कंपोनेंट होते हैं, दो, थीटा का पड़ोसी कॉस, परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट। यहां पर तो कोई, तो वेक्टर ए को हमने लिखा a इंटू आई कैप, a इंटू कितना आई कैप, प्लस बताओ वेक्टर बी को क्या लिखा, b इंटू जे कैप, ये हमने लिख दिया। ध्यान से देखो, ऐसा भी तो इसको लिख सकते हैं, a इंटू आई कैप, दिस इज वेक्टर है, और प्लस b इंटू जे कैप, ये कौन सा हो गया, वेक्टर बी हो गया। अब हमें इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अब बताओ इस पूरे ट्रायंगल में अगर बात करें, तो इसका मैग्नीट्यूड r, तो r स्क्वायर इक्वल टू कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो बेटा r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, पाइथागोरस लॉ, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो r की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, ये हो गया। यहां हम ऐसे भी कहें, किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉड मतलब ये r की बात है बेटा, इक्वल टू, ध्यान से सुनना, किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमेशा याद रखो अंडर रूट बनाइए और रूट के अंदर आई कैप और जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करो। क्या बोला हमने, किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर आई कैप और जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हो। तो यहां से देखो अंडर रूट आपने बनाया बेटा, है ना, और आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है, a, तो आपने a स्क्वायर कर दिया, और प्लस अपना सी जे कैप का कोएफिशिएंट कितना b, तो b स्क्वायर कर दिया, बस ये आ गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड हो गया।
क्या हो गया मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चलिए इसकी डायरेक्शन मतलब ये एंगल कितना अल्फा, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पर टेन अल्फा, अगर मैं यहां से डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें तो यहां पर टेन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, टेन अल्फा बोलो कितना बेटा बी बाई ए, ये हो जाएगा बी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए। अल्फा कितना टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए, ये अल्फा की वैल्यू यहां से आ जाएगी। या हम कह सकते हैं कि टेन अल्फा इक्वल टू वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। ऐसे भी याद रखो कि टेन अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां पर लिख लेना बेटा वाई कंपोनेंट, चाहो तो मैं लिख देता हूं, यहां पर दिख रहा है आपको पता नहीं मुझे, वाई कंपोनेंट अपॉन यहां से कितना बेटा एक्स कंपोनेंट, ठीक है ना, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, याद रखें मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इतना एंगल बनाते हुए रिजल्टेंट वेक्टर ये डायरेक्शन में, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। ओके चलिए अब हम सेकंड बात करें, केस सेकंड की बात करें। तो केस सेकंड जरा देखो यहां पर, when vector A is parallel to vector B, when vector A is parallel to vector B, when A B के पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू कितनी 0 डिग्री होगी। अब उसके बाद देखिए A B के अंदर पैरेलल है, सपोज हमने यहां पर कहा कि दिस इज ऑफ वेक्टर A, ये कोई वेक्टर A हमने ले लिया, यहां पर इसका जो हेड है वो यहां पर हमने दूसरे वेक्टर का टेल हमने यहां पर बना दिया, दिस इज ऑफ वेक्टर B इज दिस। अब ये बताइए वेक्टर A का ये हेड है, देखो ध्यान से थोड़ा सा मैं बोल्ड बना देता हूं, ये वेक्टर A का ये क्या हो गया बेटा हेड, तो वेक्टर B का ये क्या हो गया टेल। तो अल्टीमेटली दो वेक्टर बताइए किस लॉ के तहत ऐड है, कौन सा बेटा ट्रायंगल लॉ के तहत ऐड है। तो A और B के बीच एंगल कैसे निकालेंगे, तो A को क्या करना है एक्सटेंड करना है, तो A B के दोनों के टेल एक ही पॉइंट पर आ गए। अब बताओ क्या इसको रोटेट कर सकते हैं, नहीं, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री होगी, कितनी होगी 0 डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं बेटा, इनिशियल को पकड़ो और फाइनल, तो इनिशियल पॉइंट बताइए कौन सा ये, और फाइनल पॉइंट ये, तो इसको डायरेक्ट मिला दीजिए, तो यही तो हमारा एक रिजल्टेंट वेक्टर आर हो गया। बताओ रिजल्टेंट वेक्टर आर कितना, वेक्टर ए प्लस कितना वेक्टर बी, ये हो गया। अब आप बताओ यहीं से मैं इसको थोड़ा सा इधर देखिए, मैं यहीं से इस रिजल्टेंट वेक्टर आर को बताओ क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस कितना बेटा वेक्टर बी। तो वेक्टर आर इक्वल टू बताओ कितना, वेक्टर ए को क्या लिख सकता हूं ए इंटू आई कैप, प्लस वेक्टर बी को बताओ क्या लिख सकता हूं बी इंटू आई कैप, ये भी आई कैप में प्रॉपर डायरेक्शन में। तो बताओ यहां से कितना हो गया बी इंटू आई कैप हो गया, दोनों आई कैप में, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू कितना होगा ए प्लस बी इंटू कितना आई कैप। अब बड़े ध्यान से देखो इस रिजल्टेंट वेक्टर में मैग्नीट्यूड कितना a प्लस बी, और डायरेक्शन भी कौन सी आई कैप मतलब हॉरिजॉन्टल में, डायरेक्शन में देखिए हॉरिजॉन्टल में, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन आई कैप में है। तो यहां से इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो a प्लस बी, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो मैग्नीट्यूड आपका से बेटा कितना होगा, ध्यान से, तो मैग्नीट्यूड r की वैल्यू कितनी होगी a प्लस बी, ये हो गया r की वैल्यू कैसी a प्लस बी। या अभी हमने क्या बताया किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर आई कैप और जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो यहां पर जे कैप तो है ही नहीं बेटा, तो r इक्वल टू कितना अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर, कितना a प्लस बी आ गया। अब इसकी डायरेक्शन तो आपको दिख ही नहीं रही ना बेटा, देखो इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है आई कैप, मतलब हॉरिजॉन्टल में, तो कोई एंगल बनाया है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो हॉरिजॉन्टल में, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री। तो यहां पर डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि अल्फा बताओ कितना होगा 0 डिग्री आपका हो गया डायरेक्ट। देखो मैग्नीट्यूड a प्लस बी और डायरेक्शन आई कैप मतलब हॉरिजॉन्टल में, और एंगल कहां से मेजरमेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल से, तो अल्फा की वैल्यू कितनी 0 डिग्री। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बताइए अभी हमने कहा था कि टेन अल्फा बताओ क्या बताया था y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, क्या y कंपोनेंट है इसमें, नहीं, y कंपोनेंट कितना 0 और x कंपोनेंट कितना a प्लस बी, तो 0 अपॉन समथिंग कितना 0, तो टेन अल्फा 0, तो अल्फा की वैल्यू भी 0 डिग्री होगी, हो गया बड़ा आसानी से। उसके बाद चलिए एक केस और देख लेते हैं, यहां पर केस थर्ड की बात करें। अगर केस थर्ड बात करें कि व्हेन वेक्टर a इज एंटी पैरेलल, कैसे बेटा एंटी पैरेलल टू अपॉन से वेक्टर b, जब a b के एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट हो, कैसा हो बेटा अपोजिट। अब जैसे मैं वेक्टर a तो हमारा ही है, लेकिन वेक्टर b की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, तो अल्टीमेट इसकी पोजीशन आपको से यही तो होगी, देखो
डी की डायरेक्शन को हमने अपोजिट कर दिया। ये बताओ प्लस बी या माइनस बी? माइनस बी। तो ये एंगल बताओ कितना होगा? 180 डिग्री आपके पास हो गया। मतलब ये वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया। अब इन दो वेक्टर को हमें ऐड करना है। ये दोनों अपोजिट वेक्टर है। ये देखो प्लस है और ये कौन सा माइनस, मतलब इसकी डायरेक्शन को हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो ए और बी के बीच एंगल 180 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 180 डिग्री। तो यहां पर ध्यान से सुनो, रिजल्टेंट वेक्टर बोलो कितना होगा? वेक्टर ए प्लस कितना बेटा? माइनस वेक्टर बी ए हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू कितना? ए इंटू कितना? आई कैप प्लस यहां पर माइनस वेक्टर बी को क्या लिख सकते हो? बी इंटू माइनस आई कैप। तो जो माइनस है वो ये डायरेक्शन है माइनस आई कैप। ये हो गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर हो गया। अब बताओ इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें। इसका मैग्नीट्यूड आप वहां से बोलो कैसे निकालेंगे? इसका मैग्नीट्यूड आप वहां से आर इक्वल टू कितना? अंडर रूट के अंदर आई कैप और जे कैप के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर। या डायरेक्ट बताओ इसका यहां पर जे कैप का कोएफिशिएंट तो है ही नहीं, तो वेक्टर आर इक्वल टू हम यहां से क्या ले सकते हैं? ए माइनस बी इंटू कितना? आई कैप। ये आ गया। अब डायरेक्ट बताओ यहां पर ए प्लस बी इंटू आई कैप था, यहां पे कितना? ए माइनस बी इंटू आई कैप। मतलब आर की वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना हो गया? ए माइनस बी और आई कैप में है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0 डिग्री आपके पास होगी। या आप कैसे निकालते हैं? किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट के अंदर आई कैप और जे कैप के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर कर दो। तो अंडर रूट में कितना? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी, मैग्नीट्यूड ए माइनस बी। अब देखिए अगर ए बड़ा है बी छोटा है तो आर किधर की तरफ होगा? एक्स एक्सिस में होगा, प्लस आई कैप होगा। अगर बी बड़ा है ए छोटा है तो आर की डायरेक्शन बताओ किधर होगी? नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगी, मतलब माइनस आई कैप में होगी। बस इतना अंतर है। ये पॉइंट अपना से दोनों समझ में आ गया। ये पॉइंट अपना से क्लियर हो गया। अब देखो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आर दो वेक्टर्स, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि दो वेक्टर्स देखिए ए और बी, इनके बीच एंगल कितना? थीटा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? देखो आर इक्वल टू कितना? अंडर रूट ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। डायरेक्शन बताओ कितना? tan अल्फा कितना बताया? y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट परपेंडिकुलर कितना? b sin थीटा। टोटल बेस कितना हुआ बेटा? a प्लस b cos थीटा हो गया। ये tan अल्फा आ गया, ठीक है ना? cos थीटा। बताओ r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? a प्लस b। r की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? a माइनस b होगी। cos थीटा के पॉजिटिव फंक्शन में मैक्सिमम कितना? a प्लस b, मिनिमम कितना? अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। cos थीटा के नेगेटिव फंक्शन मैक्सिमम कितना? अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मिनिमम कितना? a माइनस b। मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं कि r बिलोंग्स टू, और यहां पर ब्रैकेट कैसा? क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब यहां पर इक्वलिटी भी होल्ड होगी। मतलब यहां से r की वैल्यू कितनी? a प्लस बी भी हो सकती है और बेटा कितना? a माइनस b भी हो सकती है, ठीक है ना? और ये दोनों ब्रैकेट कैसे? क्लोज ब्रैकेट। r बिलोंग्स टू, ये कौन सा? मैक्सिमम और मिनिमम। इसके बीच में बताओ कितनी वैल्यू हो सकती है? ढेर सारी वैल्यू में भी पॉसिबल, बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। अब इसमें अगर कभी कोई प्रॉब्लम पूछा जाए कि लेट अस सपोज, चलिए मैं इसको हटा देता हूं, कभी अगर कोई एक प्रॉब्लम आए, वो प्रॉब्लम इस तरीके से आपका से पूछा जाए कि लेट अस सपोज कि कोई a की वैल्यू आपका से दे रखी बेटा आपका से 10 और b की वैल्यू आपका से 2 दे रखी। कितनी बेटा? 2 दे रखी। तो r की बताओ मैक्सिमम वैल्यू यहां पर कितनी होगी इस एंगल के हिसाब से? r की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी? a प्लस b, मतलब 12 होगी। तो r की मैक्सिमम वैल्यू आपका से बताओ कितनी होगी? 12 होगी। और r की मिनिमम वैल्यू आपका से कितनी होगी? 8 होगी। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम 12 और मिनिमम कितना? 8, a माइनस b 8। मतलब इन दोनों के बीच वैल्यू लाई करेगी। क्या 12 से ऊपर हो सकती है? किसी भी एंगल के लिए r की वैल्यू कभी भी 12 से ऊपर नहीं हो सकती है, 8 से नीचे नहीं हो सकती है। हाँ, इसके बीच में ढेर सारी वैल्यू आपको से बताओ क्या करेंगे? लाई करेंगे बेटा, बहुत सारी आपको से वैल्यू लाई करेंगे। ये r की वैल्यू क्या 9 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। 10 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या 11 हो सकती है? हो सकती है। क्या 12 से ऊपर 13 हो सकती है? नहीं। क्या 8 से नीचे हो सकती है? बिल्कुल नहीं। r की वैल्यू ये 12 और 8 के बीच आपको से लाई करेंगे। r की वैल्यू 12 और 8 के बीच में कुछ भी हो सकती है, इससे ऊपर कभी नहीं जा सकती है और 8 से नीचे कभी नहीं जा सकती। इन दो मैग्नीट्यूड के लिए a कितना? 10, b कितना? 2, r मैक्सिमम कितना? 12, मिनिमम कितना? 8। ये हो गया। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कौन सा लॉ बेटा? ट्रायंगल, ठीक है ना? अगर कभी भी ऐसा कहा जाए कि लेट अस सपोज कोई वेक्टर आपका से है, ठीक है, और ये कोई दूसरा वेक्टर आपका से बी है, ठीक है, अब इन दोनों के बीच ये बताइए दो वेक्टर किस लॉ के तहत आएगा बेटा? बोलो। ट्रायंगल लॉ के तहत आएगा। वेक्टर ए का क्या है बेटा? हेड, और वेक्टर बी का क्या है? टेल।
तो इन दो वेक्टर्स के बीच एंगल थीटा निकालना है तो किसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ए को। तो आपने ए को एक्सटेंड कर लिया, ठीक है ना। ये एंगल कितना हो गया, थीटा। अब इसका रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट तो बेटा ये हो गया, इनिशियल को पकड़ो और फाइनल को पकड़ो, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ चाहिए। अब बताओ इस ए के कितने कंपोनेंट, एक भी नहीं। इस बी के कितने कंपोनेंट होंगे, दो। ये कौन सा होगा, इसके परपेंडिकुलर आपने यहां से ड्रॉ कर लिया, तो बताओ यहां से सिर्फ ये बताओ थीटा का पड़ोसी ये कितना होगा, बी कॉस थीटा, और ये बताओ कितना होगा, बी साइन थीटा। यही तो प्रोजेक्शन होगा, बी का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में कितना होगा, बी कॉस थीटा, और इसका कितना, बी साइन थीटा। अब इसको मानो गोली, गोली मारने का मतलब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब जरा ऐड करिए ट्रायंगल में, जरा बताओ ये टोटल बेस कितना हुआ, a इंटू आई कैप, और ये भी कितना होगा, b cos थीटा इंटू आई कैप हो गया, और ये कितना हो गया बेटा, b sin थीटा इंटू जे कैप, b sin थीटा इंटू जे कैप हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर r इक्वल टू a प्लस b cos थीटा, ये टोटल बेस हो गया, इंटू कितना, आई कैप। देखो a प्लस b cos थीटा इंटू आई कैप हो गया, और ये कितना हो गया, प्लस b sin थीटा इंटू जे कैप, b sin थीटा इंटू जे कैप। ये डायरेक्ट आगे देखो हमारा ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड अभी हमने क्या बताया था बेटा, बोलो, केवल मैग्नीट्यूड क्या बताया था, अंडर रूट के अंदर आई कैप और जे कैप के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर। यहां से देखो आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है, जल्दी से बोलो, a प्लस बी कॉस थीटा, तो a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस कितना बेटा, b sin थीटा का होल स्क्वायर। ये आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, अंडर रूट कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और प्लस यहां से कितना बेटा, 2ab cos थीटा हो गया। ये आ गया, r की वैल्यू ये होगी। अब इसका डायरेक्शन की अगर बात करें, डायरेक्शन ऑफ आपका से रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें तो बेटा यहां से बताओ tan अल्फा की वैल्यू यहां से, मतलब यही तो अल्फा हो गया, tan अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी होगी, जल्दी से बोले, tan अल्फा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, y कंपोनेंट मतलब j कैप का कोएफिशिएंट और x कंपोनेंट मतलब i कैप का कोएफिशिएंट। तो y कोएफिशिएंट कितना हो गया, b sin थीटा, और x कोएफिशिएंट बताओ कितना होगा, a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा। तो अल्फा की वैल्यू यहां से आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। जब अल्फा निकला है तो अब बताइए दो वेक्टर की जगह एक वेक्टर हम सिर्फ r ही लिख सकते हैं, बस ये r लिख सकते हैं, ये अल्फा हो गया, ये डायरेक्शन हो गई। ये क्या हो गया, ये आपका से डायरेक्ट, मतलब इतना एंगल बनाते हुए ये कौन सी डायरेक्शन, ये कौन सा, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, मतलब इतना एंगल बनाते हुए कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट। ये डिस्प्लेसमेंट आपका से वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। इसी रिजल्टेंट वेक्टर को आगे चल के क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, एडिशन, सारे वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। तो ये कौन सा, इतना एंगल बनाते हुए, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी, tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाते हुए बताइए कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी। कौन सी बेटा, नॉर्थ ईस्ट आपका डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो हमने ये डायरेक्शंस के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि डायरेक्शंस कैसे लिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट का होता है, ईस्ट नॉर्थ का होता है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का होता है, तो वो सारी बातें हम आपका डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये बात आज की बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला जो लेक्चर होगा, अगला जो वीडियो जो आपका से बनेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका से वीडियो होगा बेटा, ठीक है ना। तो चलिए आज इतना ही रखिए, और अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगला यानी कि आप देखिए इस वीडियो को देखने के पीछे के जो जितने वीडियो आपके से बने हुए हैं वो सारे के सारे अगर आप देखते हैं तो मेरे ख्याल से आप एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छा आपको लगेगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।